हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जल के बारे में चर्चा करूंगा। यहां जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले है जल, उसके बाद जल का महत्व, जल की समस्या, पृथ्वी पर उपलब्ध जल, जल की अवस्थाएं और जल चक्र। तो इतने बिंदुओं पर इस वीडियो पर मैं आपके समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जल क्या है। जल हम किसे कहते हैं? तो जल क्या है? जल एक संसाधन है। जल क्या है? जल को हम एक संसाधन कह सकते हैं। लेकिन यह कैसा संसाधन है? तो यह एक ऐसा संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए जल को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जल क्या है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। और प्यारे बच्चों, प्रकृति के द्वारा जितने भी संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं वो संसाधन हमारे लिए अनमोल है। चाहे वह वायु हो, चाहे वह जल हो, ये सभी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं और हमारे लिए अनमोल हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो यदि आप अपने प्रत्येक दिन के दैनिक कार्यों पर एक नजर डालें तो आप स्वतः ही जल के महत्व के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, सुबह जब हम सोकर उठते हैं उसी समय से अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वह हमें स्नान करना हो तो स्नान करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। स्नान के लिए, पीने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। पेयजल के रूप में हम जल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल का क्या क्या उपयोग है? चाहे वह हमें कपड़े की सफाई हो, घरों की सफाई हो, गाड़ी की सफाई हो, यहाँ तक कि कृषि का कार्य हो, उद्योग चलाना हो, ये सभी कार्यों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी जितनी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वह हम इसमें आगे जोड़ सकते हैं भोजन का पाचन हो, या फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण हो, या फिर अनपचे भोजन का उत्सर्जन हो, या हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण हो। इस सभी कार्यों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना ये कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जो हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो हैं वह भी जल का उपयोग करते हैं। तो इतने सारे कार्यों में इसके अलावा भी हम अनगिनत कार्यों की सूची बना सकते हैं जिसमें हमें जल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जल है तो कल है। जल के बिना जीवन की कल्पना किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। हम आए दिन, चाहे वो हमारा विद्यालय हो, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर हो या रेलवे स्टेशन हो, हम आए दिन वहां पर जल के महत्व के बारे में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ते हैं जिसमें जल के महत्व को दर्शाया जाता है। जल के महत्व को ही दर्शाने के लिए वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। जल के महत्व को दिखाने के लिए वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को मनाते हैं। तो इससे हम जल के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल की समस्या के बारे में। तो प्यारे बच्चों,
यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए जल की कोई कमी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि विश्व में कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर रहने वाले लोगों को जो न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए जल की, वह भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम आए दिन समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, रेडियो में ऐसी चर्चाएं सुनते हैं जिसमें जल की समस्या के बारे में दर्शाया जाता है। हम अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ऐसे दृश्य देखते हैं जहां पर कि जल का यदि कोई स्रोत है, कोई नल है, कोई चापाकल है, तो वहां हम महिलाओं की एक लंबी कतार देखते हैं जो जहां पर वो बर्तनों के साथ खड़ी रहती है और काफी समय अपना और काफी ऊर्जा अपना वो बर्बाद करती है। कभी कभी तो वहां मारपीट और लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती है। यदि गर्मी के दिन की बात करें तो वहां पर तो यह समस्या उस मौसम में तो आम होती है। तो जल की क्या स्थिति है, जल की समस्या की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। एक अध्ययन में यह कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में विश्व में 1/3 से भी अधिक जनसंख्या को जल की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो इससे हम जल की समस्या के बारे में हम समझ सकते हैं। और यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको पर्याप्त जल उपलब्ध होता है, तो आपको जल के संरक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ बात कर लें कि पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है और पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है उसमें से कितना जल हमारे उपयोग के लायक है। इस चीज को हम समझ लें तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए हुए दिखाई पड़ती है और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए हुए दिखाई पड़ती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग, 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है और इसलिए पृथ्वी जो है नीली आभा लिए हुए दिखाई पड़ती है। नीली आभा लिए हुए दिखाई पड़ती है और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जब ऐसी बात है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तो जल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त जल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यह समझते हैं कि जल पृथ्वी पर इतना ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन हमारे काम के लिए कितना जल है? हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। अब पृथ्वी पर जितना भी जल है इसमें से 97% जल जो है, 97% भाग जो है वह कहाँ है? समुद्र में। पृथ्वी पर काफी ज्यादा जल उपलब्ध है, लेकिन इसमें से 97% अंदाजा लगा सकते हैं। यदि 100 लीटर जल की हम बात करें तो उसमें से 97 लीटर जल जो है वह कहां पर है? समुद्र में। और जो जल समुद्र में मौजूद है वह जल क्या है? लवण जल है। उसमें लवण मिला हुआ है और यह हमारे किसी काम के लायक नहीं है। यह 97% जल जो है वह हमारे किसी काम के लायक नहीं है। उसे ना हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम उससे कपड़े साफ कर सकते हैं और न ही हम उसे और किसी कार्य में ला सकते हैं। तो यह 97% जल जो है यह हमारे लिए बेकार है। अब कितना बचा? अब बचा 3% जल। 97 अगर हटा दें जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो 3% जल जो है यह, इसको हम कह सकते हैं कि यह अलवण जल है, जिसमें कि लवण मिला हुआ नहीं है। लेकिन इस 3% में भी 2% जल जो है वह कहाँ है? वह बर्फ के रूप में हिम शिखरों पर है, पर्वत की चोटियों पर है, बर्फ के रूप में। ये जो है यह बर्फ के रूप में है, पर्वत की चोटियों में यह 2%। मतलब ये 97% तो हमारे लिए बेकार था। अब इसमें से 3% जो बचा है, इसमें से यह 2% भी जो है इसे भी हम लोग पीने के काम में नहीं ला सकते हैं। यानी 97
और 2 उसमें जोड़ दें तो 99% जल जो है वह हमारे उपयोग के लायक नहीं है। तो हमारे उपयोग के लायक कितना जल है? मात्र 1%। 1% जल जो है यह है नदी में, तालाब में या झील में है। नदी, तालाब या झील में है, अलवण जल है और इसे ही हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। मतलब पृथ्वी पर यदि 100 लीटर जल उपलब्ध है तो उसमें से हमारे उपयोग के लायक मात्र 1 लीटर जल है। अब आप समझ जाइए कि जल की पृथ्वी पर क्या स्थिति है। इसे यदि हम एक गतिविधि से समझें तो एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए हम एक बाल्टी लेते हैं। हम एक बाल्टी लेते हैं, इस बाल्टी की क्षमता है 20 लीटर। इस बाल्टी की क्षमता है 20 लीटर और इसमें हम 20 लीटर जल भर देते हैं। तो ये 20 लीटर जल जो है यह पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल है। यह 20 लीटर जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल है। अब हम क्या करते हैं, एक मग लेते हैं। अब हम एक मग लेते हैं और क्या करते हैं, एक चम्मच से, जिस चम्मच की क्षमता 5 ml 5 मिलीलीटर है, उस चम्मच से हम 100 चम्मच जो है जल इस जग में डाल देते हैं। 100 चम्मच। तो कुल जल कितना आ गया इसमें? कुल जल इसमें आ गया 100 चम्मच हमने डाला तो कुल जल इसमें आ गया 500 ml। क्योंकि 5 ml के चम्मच से हमने 100 लीटर जल इसमें डाला, यानी कुल जल इसमें आ गया 500 ml जल। यह 500 ml जल जो है यह क्या है? अलवण जल है। ये अलवण जल है, यानी कुल जल जो हमारे पास यहाँ पर 20 लीटर था पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसमें से सिर्फ 500 ml जल जो है वह अलवण जल है और बाकी जल जो है वह समुद्र में है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं। अब हम एक कांच का गिलास लेते हैं और उसी 5 ml चम्मच से 30 चम्मच जल, 30 चम्मच जल मतलब कितना हो गया? 150 ml जल जो है इस गिलास में डाल देते हैं। तो यह 150 ml जल जो है वह कहाँ है? यह 150 ml जल जो है यह भौम जल के रूप में है। यह भौम जल के रूप में है जिसे हम अपने काम में ला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस जग में से जिस चम्मच का हमने इस्तेमाल किया था उस चम्मच से, मान लेते हैं कि हमने इस चम्मच का इस्तेमाल किया था, तो इस चम्मच से 1/4 1/4 भाग चम्मच का जल हमने इसमें ले लिया। अब यह जल जो है यह कहाँ है? नदी में है, तालाब में है और ये झील में है। तो ये जल का भी हम लोग उपयोग, इस जल का उपयोग और इस जल का उपयोग हम अपने कार्यों में करते हैं। तो इस गतिविधि से आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध जल और हमारे उपयोग के लायक जल की स्थिति के बारे में। अब हम जानते हैं जल की अवस्था के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर जल जो है वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, चाहे वह ठोस अवस्था में हो। जल जो है वह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्था में पाया जाता है। किस किस अवस्था में? वह ठोस के रूप में भी पाया जाता है। ठोस के रूप में कैसा? बर्फ के रूप में या फिर ओले के रूप में यह पाया जाता है ठोस अवस्था में। उसके बाद यह द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। द्रव अवस्था में यह नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है। नदियों में, झीलों में, तालाबों में यह द्रव अवस्था में पाया जाता है और यह द्रव अवस्था जो है वह जल की सामान्य अवस्था है। इसके अलावा यह वाष्प के रूप में भी, जल वाष्प के रूप में भी यह पाया जाता है। तो इस तरह से जल तीनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था में बर्फ और ओले के रूप में, द्रव अवस्था में नदी में, झील में, तालाब में यह उपलब्ध है जो जल की सामान्य अवस्था है, और भाप के रूप में यह जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और प्रकृति में जल की जो ये तीनों अवस्थाएं हैं इनका रूपांतरण होता है। कब होता है? ये प्रकृति में जल चक्र के दौरान जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण होता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जल चक्र क्या है? जो हमारा
अंतिम बिंदु था जल चक्र, कि जल चक्र क्या है। तो जल चक्र क्या है? यह जल के आवागमन का एक चक्र है। जल चक्र क्या है? जल के आवागमन का एक चक्र। जल का आवागमन कैसे होता है? जल पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से वापस पृथ्वी पर आता है। तो जल का पृथ्वी से वायुमंडल में और वायुमंडल से पृथ्वी में जो आवागमन होता है वह एक चक्रीय क्रम में होता है, और जल के आवागमन के इसी चक्रीय क्रम को हम जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र ही वह कारण है जो पृथ्वी पर जल की उपलब्धता को बनाए रखता है, क्योंकि जल का हम निरंतर उपयोग करते हैं, लेकिन जल जो है वह समाप्त नहीं होता है। तो इसका कारण है जल चक्र। जल चक्र कैसे चलता है? मान लेते हैं कि पृथ्वी पर ये हमारा क्या है? जलाशय है। पृथ्वी पर जलाशय है जिसमें कि जल है। ये जलाशय है जिसमें जल है, जलाशय है ये। अब क्या होता है? सूर्य की उष्मा, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य की उष्मा जो है यहां आती है, और सूर्य की उष्मा के कारण क्या होता है? इस जल का वाष्पीकरण होता है। यह जल का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? यह जल जो है यह ऊपर जाता है वायुमंडल में। जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है वायुमंडल में। साथ ही साथ पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। ये पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जब जल का अवशोषण करते हैं तो इस जल की बहुत कम मात्रा का उपयोग वह अपने लिए करते हैं, और जो अतिरिक्त जल बच जाता है उस जल को वह क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प के रूप में वह बाहर भेज देते हैं। तो पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और इससे भी जलवाष्प जो है बाहर निकलता है। अब जलाशयों से और पेड़ पौधों से जलवाष्प जो है वह बाहर निकलता है। ऐसे तो जलवाष्प और बहुत सारी क्रियाओं से निकलता है। यदि हम कपड़े को साफ करते हैं, उसे सूखने के लिए धूप में देते हैं, तो वहां से भी जलवाष्प निकलता है। तो ये सारा जलवाष्प निकला। अब ये जलवाष्प कहाँ जाएगा? ऊपर वायुमंडल में जाएगा। ऊपर वायुमंडल में कम गर्मी के कारण जलवाष्प का क्या होता है? संघनन होता है। जलवाष्प का क्या होता है? संघनन होता है, और संघनन के उपरांत ये जल के बूंदों के रूप में जमा होने लगते हैं। और जल के बूंद जब आपस में सटते हैं संघनित होकर, तो यह बादलों का निर्माण करते हैं। जल के बूंद ऊपर जाकर वायुमंडल में बादलों का निर्माण करते हैं, और फिर ये बादल जो है यह कभी बर्फ के रूप में, कभी ओले के रूप में, और कभी जल के रूप में बारिश में ये वापस पृथ्वी पर आते हैं। तो क्या हुआ? ये जल जो था ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में गया, और फिर वायुमंडल में ये संघनित होकर बादल का निर्माण किया, और फिर वापस वो पृथ्वी पर आया। तो इस तरह से जल के आवागमन का एक चक्र बना, और इसी चक्रीय क्रम को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अब जब ये वायुमंडल से जल जो है वापस पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पर क्या होता है? यह नदी नालों से होकर फिर यह समुद्र में पहुंच जाता है, और इस क्रिया में कुछ जल जो है वह मिट्टी के द्वारा रिसकर वह अंदर जाता है और भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाता है। यानी जो जल पृथ्वी से अवशोषित हो रहा था वह जल फिर भूमिगत जल के रूप में पहुंच गया। और इसके अलावा फिर पेड़ पौधे जो है वह भी फिर इस जल को अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार जल का एक चक्र चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। और यह जल चक्र ही वह कारण है, जल चक्र ही वह कारण है जो पृथ्वी पर जल की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। तो आज हमने इतने सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा की। अब पुनः हम अगली बिंदु के साथ अगले पाठ में, अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।